प्रांतीय विचार वर्ग के अंतिम सत्र में आप सभी स्वदेशी योद्धाओं का स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक अंतिम बार सब लोग मिलकर नारा लगा लेंगे ताकि बाकी बाहर भी जो हमारे योद्धा चाय नाश्ता कर रहे हैं वो जल्द से जल्द आके अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। निवेदन है कि बाहर जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सब लोग यथाशीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें और तब तक अपने लोगों से निवेदन है कि वो एक बार फिर से नारे लगाएंगे, साथ देंगे। हेलो, एक बार सभी लोग फिर से दोहराएंगे नारा, जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। थोड़ी सी कमी है, थोड़ा और जो समापन सत्र है इसमें अंतिम जोर लगा दें। जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, अपना देश बचाएंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, अपना देश बचाएंगे। विदेशी वस्तु त्याग कर, बोलो वंदे मातरम, विदेशी वस्तु त्याग कर, बोलो वंदे मातरम। जन जन से आई पुकार, स्वदेशी को हो जय जयकार, जन जन से आई पुकार, स्वदेशी की हो जय जयकार। दूध दही के देश में, पेप्सी कोला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दूध दही के देश में, पेप्सी कोला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्वदेशी आहा, विदेशी स्वाहा, स्वदेशी आहा, विदेशी स्वाहा। विदेशी बीज विदेशी खाद, देश की खेती हो बर्बाद, विदेशी बीज विदेशी खाद, देश की खेती हो बर्बाद। विदेशी कंपनियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, विदेशी कंपनियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। विदेशी पूंजी विदेशी सामान, लुट जाएगा हिंदुस्तान, विदेशी पूंजी विदेशी सामान। लुट जाएगा हिंदुस्तान। जब स्वदेशी अपनाओगे, तभी रोजगार पाओगे, जब स्वदेशी अपनाओगे, तभी रोजगार पाओगे। गांव गांव में जाएंगे, स्वदेशी भाव जगाएंगे, गांव गांव में जाएंगे, स्वदेशी भाव जगाएंगे। उदारीकरण एक धोखा है, धक्का मारो मौका है, उदारीकरण एक धोखा है। धक्का मारो मौका है। अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, अलग भाषा अलग वेश। फिर भी अपना एक देश। पशु तस्करी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, पशु तस्करी पर रोक लगाओ। रोक लगाओ, रोक लगाओ। कारीगर मजदूर किसान, स्वदेशी का छेड़ो अभियान, कारीगर मजदूर किसान, स्वदेशी का छेड़ो अभियान। गांव गरीब मजदूर किसान, चलो बनाए देश महान, गांव गरीब मजदूर किसान। चलो बनाए देश महान। बारे में सहयोग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस अंतिम और समापन सत्र की संचालन की जिम्मेदारी आपने हमारे ऊपर दी। हेलो, अभी मैं कार्यक्रम की इस अंतिम समापन सत्र की शुरुआत करते हुए अपने अतिथि माननीय श्री कश्मीरी लाल जी, अखिल भारतीय संगठन प्रमुख है स्वदेशी जागरण मंच के, मैं आग्रह करूंगा कि भैया आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में माननीय आलोक चक्रवाल जी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं और कुलपति हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय दुर्भाषीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के, वो अभी आए नहीं, आएंगे तो जो मंचन करवाएंगे। साथ में स्थान ग्रहण करेंगी दीदी श्रीमती शीला शर्मा जी, अखिल भारतीय सह महिला प्रमुख हैं स्वदेशी जागरण मंच, बहुत ही सख्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, फोन कर करके फॉलो करती रहती है सबको। साथ में श्री राघवेंद्र प्रसाद सिंह, प्रताप सिंह चंदेलिया को भी आग्रह करूँगा कि वो अपना आसन ग्रहण करेंगे। आपका सेवा क्षेत्र संयोजक मध्य क्षेत्र का दायित्व है आपके पास।
और श्री मोहन पवार जी, प्रांत संयोजक छत्तीसगढ़ प्रांत स्वदेशी जागरण मंच, भैया को भी आग्रह करूंगा कि वो मंच से एक लास्ट अतिथि बन जाएंगे, नाम उनका ले लेता हूँ फिर गीत शुरू करता हूँ। श्री गोपाल शर्मा जी वर्ग प्रमुख हैं, भैया भी स्थान बनाते हमारे मुख्य अतिथि हमारे मुख्य अतिथि माननीय आलोक चक्रवाल जी, कुलपति हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के। मैं आग्रह करूंगा कि वो मंचस्थ हो और अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय अतिथियों के परिचय क्रम में मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहूँगा अपने अखिल भारतीय संगठक स्वदेशी जागरण मंच माननीय श्री कश्मीरी लाल जी का। आप राष्ट्रीय संगठक हैं स्वदेशी जागरण मंच के। माननीय कश्मीरी लाल जी सन 1974 में संघ के प्रचारक रहे हैं। अपने हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में प्रांत प्रचारक का कार्य देख चुके हैं।
अपने स्नातकोत्तर की उपाधि आपने एमए अंग्रेजी एवं दर्शन शास्त्र में ली है। सन 2007 से स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक के नाते से पूरे देश में स्वदेशी की अलग जगाने का काम कर रहे हैं। इंडिया टुडे ने आपके ऊपर एक कवर स्टोरी भी छापी है, स्वदेशी के योद्धा नाम से। इंडिया टुडे ने इनके ऊपर एक कवर स्टोरी भी छापी थी और आपका केंद्र दिल्ली है। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय अशोक चक्रवाल जी, आप वाइस चांसलर हैं गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर के, और भैया का परिचय देना चाहूँगा। आपकी शैक्षणिक योग्यता एमकॉम और पीएचडी की रही है। आप एलुमनी पूर्व छात्र हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीवीएस पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जीडीयू गोरखपुर, दीनदयाल यूनिवर्सिटी गोरखपुर और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज वाराणसी के। शैक्षणिक अनुभव भैया का जो 29 वर्षों का उच्च शिक्षा में शैक्षणिक अनुभव रहा है, पढ़ाने का नहीं, पढ़ाने का। और प्रशासनिक अनुभव भी, बहुत सारे प्रशासनिक पदों को भी आप सुशोभित कर चुके हैं। 17 वर्षों का आपका प्रशासनिक अनुभव है, एज वाइस चांसलर, प्रोफेसर, कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर, जीएम, इस प्रशासनिक पदों को सुशोभित आप कर चुके हैं। आपने मैनेजमेंट, अकाउंट, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड रिसर्च में स्पेशलाइजेशन, आपकी विशेषज्ञता आपने हासिल की है। और आपने अभी तक 14 पुस्तकें, 51 शोध पत्र, एक मोनोग्राफ, 14 लोकप्रिय लेख आपके प्रकाशित हो चुके हैं डिफरेंट जर्नल्स में। आप 7 अंतर्राष्ट्रीय एवं 2 राष्ट्रीय पत्रिकाओं के भी संपादक रह चुके हैं। और आप अभी तक आपका भैया का आर्टिकल मेरे पास व्हाट्सएप पे आया था, मैं लिखते लिखते बहुत शार्ट कर गया, लिख नहीं पाया पूरा क्योंकि समय की कमी थी। लेकिन अभी तक 3 गोल्ड मेडल और 8 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। और कम से कम भैया के परिचय में 12 पॉइंट्स ऐसे थे जिनको मैं लिखना भूल गया हूँ और समय की कमी की वजह से। तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर ही होगा आपको, आपके बारे में और कुछ बोलना है। और इसके साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत के क्रम में मैं चाहूँगा कि हमारे मुख्य अतिथि आलोक चक्रवाल जी का स्वागत हमारे बिलासपुर जिला संयोजक श्री सुशील श्रीवास्तव भैया जी करेंगे। जोरदार तालियां बजाएं। और अब हमारे अखिल भारतीय संगठक माननीय श्री कश्मीरी लाल जी के स्वागत के लिए मैं श्री प्रफुल्ल शर्मा जी को निवेदन करूंगा कि वो आए और भैया का स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में अब मैं माननीय आलोक चक्रवाल जी, वाइस चांसलर केंद्रीय विश्वविद्यालय जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और सभा को संबोधित करेंगे। परम आदरणीय कश्मीरी लाल जी, इस कार्यक्रम में बुलाने का सूत्र जिनके हाथ में था, वैसे हमारे बड़े भाई श्री मोहन पवार जी, स्वदेशी जागरण मंच के सभी अधिकारियों का मुझे परिचय नहीं है, लेकिन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इस बात से मैं हर्षित हूँ। सभी बंधु भगिनियों को मेरा पहले प्रणाम। कई बार घटनाएं ऐसी होती हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं, और
वो घटनाएं भविष्य में जाकर के एक महान परंपरा का रूप ले लेंगे। एक छोटा सा वर्णन मैं आपको एक घटना के बारे में, कश्मीरी लाल जी, आपका ध्यान आकर्षित करूं। बात सन 1996 की है। मैंने अपने शिक्षण कार्य का प्रारंभ करीब 30 साल पहले कर दिया था। बहुत अल्प आयु में ही मैं कॉलेज में पढ़ाने लगा। सौराष्ट्र में एक विश्वविद्यालय है, गुजरात में सौराष्ट्र, उसका पश्चिमी जो क्षेत्र है उसको सौराष्ट्र कहते हैं। स्थान का नाम है राजकोट और वहाँ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वाणिज्य एवं प्रशासन विभाग, व्यवसाय प्रशासन विभाग में मैं एक व्याख्याता के रूप में काम करता था। हमारे यहाँ पर एक वक्ता आए जो बच्चों से बात करना चाहते थे। तो उन्होंने कुछ बातें की बच्चों से। तो मेरे पास एक LML वेस्पा स्कूटर आती है, आप लोग जानते होंगे। उस समय मेरे पास वो स्कूटर हुआ करते थे। आज से करीब 26-27 साल पहले की घटना। तो हमारे विभागाध्यक्ष थे प्रोफेसर हरि नारायण अग्रवाल जी, जो राजस्थान में चौमू के रहने वाले। चौमू अगर कोई जानता हो, राजस्थान में फिर जयपुर के पास एक है, करीब 30-40 किलोमीटर है। तो अग्रवाल साहब ने कहा, यार आलोक, ये जो वक्ता आए हैं ये तुम्हारे उम्र के एज के लगते हैं, थोड़ा सा 2-4 साल आगे पीछे हुआ। एक काम करो, इनको तुम थोड़ा राजकोट का भ्रमण भी करा दो। और राजकोट में एक स्टार अपार्टमेंट करके एक जगह है जो सर्किट हाउस जिसे कहते हैं। वक्ता बड़े अच्छे थे, मैं उनसे बड़ा प्रभावित भी हुआ। सामने वो भी मुझसे बड़े प्रभावित हुए, हमारे बड़ी आत्मीयता भी हो गई, क्योंकि उनको मैं स्कूटर पर लेकर घूम रहा था, पूरे राजकोट का भ्रमण करा रहा था। फिर वो स्टार चैम्बर में कोई, स्टार अपार्टमेंट्स में कोई उनके जानकार रहते थे, तो वहां तक मैं उनको छोड़ के आया। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति कौन थे। वो इलाहाबाद से संबंध रखने वाले दीक्षित जी, राजीव दीक्षित जी को मैंने अपने वाहन पर पूरे राजकोट का भ्रमण कराया। तब मैं भी नहीं जानता था कि भविष्य में ये एक बड़ी घटना बनने वाली। अभी उन्होंने नया नया ही स्वदेशी जागरण का काम शुरू किया। उसके बाद राजीव जी की महिमा, उनकी चर्चा इतनी बढ़ी कि वो बार बार राजकोट आए। और फिर जैसे ही राजकोट आते थे, हमारे यहाँ चूँकि कश्मीरी लाल जी पुराने संघ के प्रचारक और स्वयंसेवक हैं, तो हमारे यहाँ एक प्रवीण मणियार जी हुआ करते थे, जिनको आप जानते हैं। तो प्रवीण भाई मणियार के सुपुत्र, बड़े सुपुत्र आशीष भाई मणियार ने फिर इस काम पर अपने हाथ में लिया। तो स्वदेशी जागरण मंच से इस तरह मेरा संपर्क जुड़ेगा ये मैं नहीं था। और आज इस मंच पर आप लोगों ने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। इतना धारदार, इतना कटार और कटाक्ष के साथ बोलने वाला व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। और बड़े छोटे से ही समय अंतराल में हमारी बड़ी आत्मीयता, ये मैं बड़े हर्ष और आनंद के साथ आपके साथ व्यक्त करता हूं। अपने देश का, स्व के देश का जो अपना है, उसका मजा दुनिया में कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं। एक छोटी सी घटना और आपके सामने बताऊं। एक बार मेरा अमेरिका जाना हुआ। अमेरिका में टेक्सास प्रांत में एक शहर है जिसका नाम है ह्यूस्टन। कई लोग उसको हाउस्टन भी बोलते हैं, अलग अलग उनके। तो वहां हमारे पास दो विकल्प थे। एक विकल्प तो ये था कि एक इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने अपने लिए होटल वगैरह की व्यवस्था कर रखी। और दूसरा, गुजरात में एक संप्रदाय है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, स्वामी नारायण संप्रदाय। श्री सहजानंद जी महाराज ने इस
संप्रदाय की स्थापना 18वीं सदी में गोंडा जिले में एक छपैया गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। उनको नीलकंठ वर्णी भी कहा जाता है। उनके बहुत सारे नाम है, श्री जी महाराज नाम है, स्वामीनारायण महाराज नाम है। तो उनके फॉलोअर्स, उनके अनुयायी पूरे विश्व में हैं। और इतने विद्वान थे वो कि 11 वर्ष की अवस्था में काशी में उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया। कहते हैं कि प्रकांड अगर बनना है, अगर आपको पंडित की उपाधि मिलती है तो काशी में आना पड़ेगा। दुनिया के सारे लोग काशी में आते। और उन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की, और वो संप्रदाय इतना समृद्ध है, और इसकी स्थापना भी बड़े अच्छे से हुई। मैं आपको बताऊं कि एक क्षेत्र ऐसा था जहां पर लोग अनेक सामाजिक कुरीतियों से घिरे हुए थे। तो उन कुरीतियों को दूर करने के लिए श्री जी महाराज ने, तो मेरा भ्रमण बहुत दिनों से चल रहा था, विदेश प्रवास बड़े लंबे समय से था। तो अपना भारतीय, तो कई बार ये क्या होता है कि पाश्चात्य चीजों की तरफ हमारा आकर्षण होता है, मगर जो अपना स्व है उसका कोई जोड़ नहीं है। और इस परंपरा में बाबा रामदेव जी ने एक बड़ा काम किया। उन्होंने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को बैकफुट पर ला दिया, चाहे वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो, चाहे वो कोलगेट पाल्मोलिव हो, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, चाहे वो और भी कोई अलग अलग, जिसे हम FMCG कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में तो अब सबको पीछे छोड़ दिया। अब कोलगेट वाले कहते हैं इसमें नीम है, इसमें नमक है, इसमें चारकोल है, जो पहले से हम लोग अपने यहाँ करते आए। जब हम छोटे थे तो बचपन में माँ हमारे हाथ में थोड़ा सा नमक देती थी और थोड़ा सा तेल डालती थी, उसी को हम लोग मंजन की तरह इस्तेमाल किया करते थे। तो मैं समझता हूं कि अगर भारतवर्ष को सही मायने में आत्मनिर्भर बनने की कोई दिशा, कोई संगठन दे सकता है तो वो स्वदेशी जागरण मंच है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत की, एक मूवमेंट की शुरुआत की, जो उस समय तो किसी को नहीं लगता था कि इतना बड़ा आंदोलन बनेगा, मगर आज सब समझ रहे हैं। और उसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। जागरण मंच दशकों से ये काम करता है, कम से कम 3 दशक तो हम मान के चल सकते हैं। तो 2015 में मोदी जी ने एक और बड़ा काम किया था, जिसका नाम है मेक इन इंडिया। आप भले विदेशी कंपनी हो, मगर वो बनाएगा भारतीय, वो बनेगा भारत में, वो बनेगा भारतीय सामग्री से, वो बनेगा भारतीय परिवेश में। तो आज चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो ह्यूंडई हो, दुनिया भर की कंपनियां आज भारत में अपना उत्पादन कर रही हैं, और हम गर्व से कह सकते हैं कि ये भारतीय चीज है। उनके लिए एक और रेस्ट्रिक्शन है कि आप अपने उत्पादन का कम से कम 30% निर्यात नहीं करेंगे, वो भी चल रहा है। ह्यूंडई वाले तो 40% के आसपास निर्यात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आत्मनिर्भर भारत के अभियान की प्रारंभ हुआ तो उसमें यही था कि हम हर चीज में, छोटे से छोटे हमारे रॉ मटेरियल से लेकर के हमारे बड़े से बड़े तकनीकी पर हम काम यही भारत में करें। हम संशोधन करेंगे, हम शोध करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम संयोजन करेंगे, हम प्रोडक्शन करेंगे, हम दुनिया के किसी भी ताकत के साथ अच्छी प्रतियोगिता करेंगे। हम वुहान वायरोलॉजी सेंटर या इंस्टीट्यूट ऑफ वुहान से लाकर के कुछ चीजें गड़बड़ नहीं करेंगे। हम बड़े प्रामाणिक रूप से काम करेंगे और दुनिया को ये दिखाएंगे कि भारतवर्ष आदिकाल से एक महासत्ता थी और आगे भी रहने वाली। इसके लिए मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है कि आप सभी लोग जो मिलकर के काम कर रहे हैं वो कहीं न कहीं से हमारे भारतीय उद्यमियों को, हमारे भारतीय परिवारों को और भारतीय समाज को एक सही आत्मनिर्भर दिशा दिखाने में सफल हो।
बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विराम लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे बीच अपना समय देकर आलोक चक्रवाल सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना अमूल्य समय निकालकर अपना उद्बोधन हमें दिए और हमारा उत्साहवर्धन किए। कार्यक्रम कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे संगठन में कुछ नए दायित्वों की घोषणा की जानी है और इस घोषणा के लिए मैं अपने मध्य क्षेत्र संयोजक श्री राघवेंद्र प्रसाद सिंह चंदेल भैया को आग्रह करूंगा कि वो आए और 9 दायित्वों की घोषणा करें। कुछ हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति के पद को सुशोभित करते हुए आलोक चक्रवाल जी, अखिल भारतीय संगठन काश्मीरी लाल जी, जिनका सानिध्य आज हमें थोड़े समय के लिए ही मिला है, लेकिन ये समय हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो रहा है। अभी आगे भी उनका संबोधन मिलेगा। एक गुरुतर दायित्व होता है, यानी भारी से भी भारी भार जिसको हम कह सकते हैं, घोषणाओं का। तो मैं एक घोषणाएं कर रहा हूँ। दुर्ग जिले से संयोजक का दायित्व जगदीश मेहता जी के पास रहेगा। सह संयोजक के लिए मोहन बाबुल जी और लालजी टांक रहेंगे। महिला जो भी हैं अभी जो जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, अगर वो होंगे तो खड़े हो जाएंगे। और इसके बाद भी चूँकि हम अपने 2 दिन में हम जो अभी ये अपना मंथन हमारा चला है संख्यात्मक रूप से, गुणात्मक रूप से और संगठनात्मक अपने विस्तार को देने की दृष्टि से, और सवेरे मुझे लगता है कि स्वल्पाहार भी बहुत अच्छा हुआ है, तो तालियां बजाने में कृपणता हम नहीं करेंगे। विचार विभाग महिला प्रमुख के रूप में बहन स्मिता रहेंगी। विचार विभाग प्रमुख मनोज यादव होंगे। संघर्षवाणी प्रमुख का दायित्व वैभव पटोरिया जी के पास होगा। प्रचार प्रमुख श्री गोकर्ण गोस्वामी जी होंगे। पत्रिका प्रमुख श्री सूरज राजपूत रहेंगे। कार्यालय प्रमुख हितेश कांत। गोरेला पेंड्रा मरवाई से संयोजक के रूप में नीरज जैन जी, सह संयोजक के रूप में आशीष गुप्ता जी, किशन सिंह ठाकुर जी, इनके पास दायित्व होगा। महिला प्रमुख हमारी बहन राखी सिंह गहलोत होंगी। विचार विभाग प्रमुख में रामजी श्रीवास। संघर्षवाणी प्रमुख अमन दुबे। कोष प्रमुख गोपाल अग्रवाल। प्रचार प्रमुख आशुतोष दुबे। पत्रिका प्रमुख सुयश जैन। पत्रिका सह प्रमुख आशुतोष गुप्ता। कार्यालय प्रमुख शुभम पांडे। संपर्क प्रमुख योगेंद्र मणि वर्मा। कोरिया जिले में संयोजक के रूप में श्री मनोज त्रिपाठी। सह संयोजक श्री रितेश सिंह। महिला प्रमुख मनोज त्रिपाठी जी। महिला प्रमुख माहेश्वरी सिंह है। विचार विभाग प्रमुख श्री शारदा गुप्ता। संघर्षवाणी प्रमुख रंजीत मंडल। कोष प्रमुख मयंक जैन। प्रचार प्रमुख हेमंत गुप्ता। पत्रिका प्रमुख श्री अरुण सिंह। कार्यालय प्रमुख महेंद्र प्रताप सिंह जी। सूरजपुर से राजकिशोर चौधरी जी अभी संयोजक का दायित्व देख रहे हैं, इनका प्रांत में भी आपका दायित्व होगा, जिसकी घोषणा बाद में होगी। सह संयोजक श्री अनुराग सिंह बघेल। महिला प्रमुख श्रीमती किरण सिंह। विचार विभाग प्रमुख श्री यादवेंद्र दुबे। संघर्षवाणी प्रमुख श्री सुदीप शर्मा। कोष प्रमुख श्री नारायण राजवाड़े जी। प्रचार प्रमुख श्री जितेंद्र महादेव पटेल जी। पत्रिका प्रमुख श्री अजय गुप्ता हमारे बीच में। कार्यालय प्रमुख श्री प्रवीण कुमार सिंह। संपर्क प्रमुख श्री संजय त्रिपाठी। धमतरी जिले से संयोजक के दायित्व पर भूपेंद्र मिश्रा जी। भूपेंद्र जी हैं।
आपका बधाई। सह संयोजक राकेश कुमार साहू, महिला प्रमुख श्रीमती सीमा चौबे, सह प्रमुख पवित्रा दीवान, विचार प्रमुख बीपी तिवारी, संघर्ष वाहिनी प्रमुख प्रदीप देवांगन, कोष प्रमुख राघवेंद्र राव, प्रचार प्रमुख सुरेश कुमार जी, पत्रिका प्रमुख राम अवतार शर्मा जी, राम अवतार जी हैं, कार्यालय प्रमुख प्रेम नागपुरे जी। बलरामपुर रामानुजगंज से संयोजक श्री अभय मोहन भट्ट जी, संयोजक श्री निर्मल सिंह जी, महिला प्रमुख श्रीमती लतिका सरकार, विचार विभाग प्रमुख श्री अनिल गुप्ता, संघर्ष वाहिनी प्रमुख महिलाल आयाम, कोष प्रमुख मुद्रिका सिंह, प्रचार प्रमुख बुधराम सिंह, पत्रिका प्रमुख श्री विकास मंडल, कार्यालय प्रमुख श्री विश्वनाथ यादव। विश्वनाथ जी हैं। जिला महासमुंद में संयोजक के दायित्व पर हुकुम चंद्र शर्मा जी हैं। सह संयोजक सौम्य रंजन कानूनगो, महिला प्रमुख श्रीमती संध्या शर्मा, विचार विभाग प्रमुख राजेंद्र वाजपेयी, संघर्ष वाहिनी प्रमुख आरजी दीवान, कोष प्रमुख ऋषभ बाफना, प्रचार प्रमुख भागवत जगत, पत्रिका प्रमुख उमेश गोस्वामी, कार्यालय प्रमुख देवेंद्र दुबे। कोरबा जिला से जिला संयोजक का दायित्व प्रवीण राय जी के पास, जो हमारे मंच का संचालन भी कर रहे हैं। सह संयोजक में बजरंग बहादुर सोनी, प्रकाश शर्मा, विचार विभाग प्रमुख में श्री अवधेश सिंह, प्रचार प्रमुख श्री दीपक साहू, पत्रिका प्रमुख श्री प्रमोद तिवारी, कार्यालय प्रमुख श्री व्यास भारिया। रायगढ़ जिले से संयोजक अभिषेक कुमार शर्मा, आप जिला संयोजक। सह संयोजक में आपके साथ राजेंद्र दीवान, विचार विभाग प्रमुख दीपक अरोड़ा, प्रचार प्रमुख शांतनु दुबे, शांतनु जी हैं। सह प्रचार प्रमुख हंसू गुप्ता, पत्रिका प्रमुख दीपक मोड़क, सह पत्रिका प्रमुख राजकुमार केशरवानी, कार्यालय प्रमुख संदीप मिश्रा। आरंग रायपुर से संयोजक के रूप में डॉक्टर पीयूष भार्गव, डॉक्टर विजय हैं। सह संयोजक किरण चंद्राकर, महिला प्रमुख श्रीमती विजयश्री, विचार बहन विजयश्री भी हैं। विचार विभाग प्रमुख तेजराम जलछत्री, संघर्ष वाहिनी प्रमुख ब्रजेश सोनी, कोष प्रमुख विनय गुप्ता, प्रचार प्रमुख वसंत चंद्राकर, पत्रिका प्रमुख मनोज शुक्ला, कार्यालय प्रमुख भूपेंद्र तिवारी, संपर्क प्रमुख राहुल जोशी। रायपुर जिले से महिला प्रमुख के रूप में श्रीमती सुनैना शुक्ला जी, सह महिला प्रमुख में बहन रेखा शर्मा और बहन डॉक्टर रंजना मेहरा। संघर्ष प्रचार प्रमुख श्री देवदत्त आर्य, पत्रिका प्रमुख श्री जी.आर. जगत। जी.आर. जगत जी हैं। रायपुर महानगर में संयोजक श्री दिग्विजय भाकरे जी, सह संयोजक में श्रीमती शर्मिला शुक्ला, श्री बिहारी मोतवानी, श्री राजेंद्र पारक जी। महिला प्रमुख श्रीमती सुचित्रा वर्धन जी, सह प्रमुख श्रीमती लक्ष्मी चेलरे। विचार विभाग प्रमुख श्री प्रवीण साहू जी, संपर्क प्रमुख अश्विन प्रभाकर, संघर्ष वाहिनी प्रमुख सुश्री नेहा ठाकुर, कोष प्रमुख श्री कन्हैया मोहता जी, प्रचार प्रमुख श्री अमित जी, पत्रिका प्रमुख श्री दिलीप धनकर जी, दिलीप जी हैं। कार्यालय प्रमुख श्री राजमोहन बागची। बिलासपुर से जिला बिलासपुर में अब ये संयोजक के रूप में डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव जी काम कर रहे हैं।
प्रांत का नेतृत्व आएगा। सह संयोजक के रूप में श्याम जी भाई पटेल हैं, सौमित्र गुप्ता जी। महिला प्रमुख में डॉक्टर नीता श्रीवास्तव हैं और नीता भाई हैं। सह महिला प्रमुख श्रीमती किरण मेहता। विचार विभाग प्रमुख श्री राकेश चंद्राकर। सह प्रमुख श्री अभिजीत मित्रा। संपर्क प्रमुख मीना गोस्वामी। संघर्ष वाहिनी प्रमुख जितेंद्र सोनी। सह प्रमुख रविंद्र उपाध्याय। कोष प्रमुख श्री नारायण गोस्वामी। सह प्रमुख धीरज वाजपेयी जी। प्रचार प्रमुख सुश्री दीप्ति वाजपेयी। सह प्रमुख श्रीमती शोभा कश्यप। पत्रिका प्रमुख श्री रोहित मिश्रा। सह प्रमुख श्री युगल शर्मा। कार्यालय प्रमुख श्रीमती प्रभा दुबे। सह प्रमुख अर्णव चौधरी। तुषार पानसे। संरक्षक के रूप में श्री गोपाल शर्मा जी और जयंत जोशी जी, प्रफुल्ल शर्मा जी। प्रांत स्तर पर घोषणाएं हैं। सरगुजा संभाग के संयोजक के रूप में सूरजपुर जिले में जो संयोजक हैं राजकिशोर चौधरी जी, आप संभाग संयोजक के रूप में भी काम देखेंगे। बिलासपुर संभाग में अभी जिले में जो संयोजक हैं सुशील श्रीवास्तव जी, आप संभाग संयोजक के रूप में भी दायित्व संभालेंगे। दुर्ग संभाग में श्री सुरेंद्र कौशिक जी संभाग संयोजक के रूप में काम देखेंगे। बेमेतरा जिला में जिला संयोजक के रूप में विकास तंबोली जी के पास दायित्व आया है। सह संयोजक के रूप में श्रीमती सावित्री रजक बहन के बीच दायित्व आया है और नीतू कोठारी बहन महिला प्रमुख के रूप में बेमेतरा में काम देखेंगे। अमरजीत सिंह छावड़ा जी जो अभी प्रांत में प्रचार प्रमुख के रूप में काम देख रहे थे, अभी अब आप जो है हमारे प्रांतीय संचालन समिति के सदस्य के रूप में सहयोग करेंगे। श्री उमेश पासवान जी जो सह प्रांत संघर्ष वाहिनी प्रमुख के रूप में है, आपने कल विषय भी लिया था साइबर क्राइम पर, अब वे प्रांत प्रचार प्रमुख के रूप में आपका दायित्व। प्रांत कार्यालय प्रमुख के रूप में दिग्विजय भाकरे जी हमारे बीच में है, प्रांत कार्यालय प्रमुख के रूप में। आप सबको भावभीनी बधाई। और आप इस स्वदेशी योद्धा के रूप में जो अपनी भूमिका है उसका निर्वहन करेंगे, इसी भाव के साथ आप सबको एक बार पूरा बधाई। हेलो, सभी स्वदेशी योद्धाओं को नव दायित्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच में वक्ता के रूप में अखिल भारतीय संगठक माननीय श्री कश्मीरी लाल जी उपस्थित हैं। मैं भैया से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और सभा को संबोधित करें। भारत माता की जय। जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। जय जय स्वदेशी। इससे पहले कि मैं मंच पर उपस्थित महानुभावों का नाम लूं, एक बार जिन जिनको नया दायित्व आया है या पुराना दायित्व था, उन सबको बहुत मन की गहराई से बधाई देना चाहता हूँ कि आप
स्वदेशी जागरण मंच का दायित्व आया है, इसको आप समझेंगे। और जो इससे पहले सत्र में हमने बात की थी कि संगठन कैसे खड़ा होता है, उसके लिए व्यवस्था होती है, उस नाते हमको काम करना है। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखनी चाहिए कि कभी कभी किसी व्यक्ति के पास किसी और संगठन का काम है, परंतु मन उसका स्वदेशी का होता है, दायित्व वहाँ होता है। वो आदमी सरकारी नौकरी के अंदर क्लर्क है, लाइब्रेरियन है, लेकिन उसका मन सेवा में होता है। तो कभी कभी वो जहाँ से पैसा पाता है, जहाँ पर दायित्व है, जिसके नाम क्वार्टर है, वो काम अगर 25% करता है तो 75% उसको स्वदेशी से लगाव है, उसको गौ माता से लगाव है, आयुर्वेद से लगाव है, तो उसमें लगाता है। तो डॉक्टर मखीजा जी जैसे कई महानुभाव यहाँ बैठे हैं कि जिनका मन स्वदेशी है, तो वो दायित्व है या नहीं है, वो ज़्यादा जिम्मेवार होकर काम करेंगे, ऐसी भी मेरी अपेक्षा और आग्रह। मंच पर आज बहुत अच्छा लग रहा है कि श्री आलोक कुमार जी कुलपति, जो कि गुजरात से अभी यहाँ आए हैं, मूलतः काशी के हैं, विद्वानों की नगरी से हैं, और आपका बहुत बड़ा रिसर्च स्वदेशी विषयों पर, खासतौर पे फाइनेंस के मामले में आपका है। परंतु आप देख रहे थे कि इस सत्र के अंदर कई प्रकार की औपचारिकताएं भी होती हैं और समाप्ति का समय भी होता है, इसलिए आज आपसे हम बहुत कम सुन पाए। लेकिन मेरा बस चलता तो मैं अपना सारा समय आपको देता और आपको भी सुनना चाहता, परंतु ये कभी आगे आपने कभी पूरी करनी है। आज एक प्रकार की शुरुआत हुई है, तो बीच बीच में स्वदेशी के विषयों के ऊपर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसके गूढ़ रहस्य आप देख रहे थे, बहुत सरल भाषा में बोल रहे हैं, तो आगे भी आप आते रहेंगे, ऐसी आपसे हमारी प्रार्थना है आप सबके बीच में। श्री राघवेंद्र चंदेल जी ने कल भी विषय रखा, आज भी पर्यावरण का विषय भी रखा, ई कॉमर्स का भी विषय रखा, और कभी कभी मन बहुत हर्ष होता है कि जिस व्यक्ति के साथ उनकी श्रीमती ने सहयोग दे दिया, तो एक और एक दो नहीं होते हैं, एक और एक 1008 हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे चंदेल जी का भी पूरा सहयोग इनका परिवार देता है, हर कार्यक्रम में शामिल होता है, और ये उन्हीं की प्रेरणा से आज वो यहाँ नहीं आए हुए हैं। परंतु जब भी घर में जाना होता है, कभी कभी तो हम अचानक वहाँ से चलते हैं, वहाँ कहते जल्दी चलो, 10 लोग होते हैं, तो फिर रास्ते में ध्यान आता है कि चल तो पड़े हैं, मुझे यहाँ करना था, अब जाकर के कहाँ करेंगे जबलपुर में। तो इनका एक ही बात, आप चिंता मत करो, अभी 1 घंटा पहले जब हम पहुँचने वाले होंगे तो मैं फ़ोन करूँगा। और सच में ही कभी भी माथे पर शिकन इस नाते उनके परिवार में नहीं आई है। आशा है ये इनके बहाने से मैं सबको भी बता रहा हूँ, ऐसा वातावरण हमने घर के अंदर बनाया है। शीला शर्मा जी डाइटिशियन भी हैं और स्वदेशी के नाते भी काम करते हैं, मैंने भी इनका कई बार विषय सुना है, तो इस विषय को हमने घर में और बढ़ाना है। आज भारतीय परिवार का 40 से 50% खर्च जो है वो रसोई के सौंदर्य प्रसाधन पे, स्नान आदि की चीजों पर होता है, लेकिन 80% बीमारियां भी इसमें से पैदा हो रहे हैं। जितना महंगा खरीदेंगे उतना बीमारी करने वाला ज्यादा होगा, जितना सस्ता खरीदेंगे वो देश को भी ठीक रखेगा, परिवार को भी ठीक रखेगा और समाज को भी ठीक रखेगा। औलख साहब नाम के एक वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के,
पंजाब में रहते थे, वो इन विदेशी बीजों के, विदेशी खाद के बहुत खिलाफ होते थे। आज भी आपने सुना होगा कि कभी कभी पंजाब के अंदर एक व्यक्ति जो कहता है कि पंजाब के अंदर चावल की खेती तो बंद कर देनी चाहिए अगर आने वाली पीढ़ियों को पानी देना है। और किसान आंदोलन के खिलाफ भी वो 90 साल का व्यक्ति बड़े दिल खोल करके डट के बोलता है। तो उनका एक वाक्य याद आता है कि जब कभी श्रीमती से पूछता हूँ क्या बनाना चाहिए, वो कहती है ये तो सब्जी मैं लेके आऊँगा। और मैं जब बाजार में जाता हूँ तो सब्जी वो लेता हूँ जिसमें थोड़ा थोड़ा कीड़ा लगा हुआ है। आप कहोगे क्या मतलब? अरे बोले इसमें कीड़ा लगा है तो इसका मतलब इसमें जहरीले पदार्थ नहीं है, इसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं हुआ है, इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड नहीं है। अगर वो रहेंगे तो फल तो बिना कीड़े का होगा, लेकिन वो शरीर में बीमारियां पैदा करेगा। तो इसलिए भोजन, ये जो छोटे छोटे टमाटर देखते हैं, छोटे छोटे आलू देखते हैं, खीरा देखते हैं, तो 10 खीरे लाएंगे 10 अलग प्रकार के होंगे। वास्तव में उन्हीं के अंदर ही रस है, उन्हीं के अंदर ही ताकत है, उन्हीं के अंदर ही स्वदेशी बीज है, वही बीमारियों का हल करेंगे। और आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, आज यहाँ से जाने के बाद आपने एक छोटे छोटे काम कर दिया घर में कि सुबह उठते ही बेड टी जो भी कहना है सो उसको कहिए, उस सबसे पहले छोटी सी गोली बना करके हल्दी की और छोटी सी गोली बना करके 4-5 पत्ते नीम के, इसकी बना करके 2 चीजें अगर घर में देना शुरू किया तो सदगुरु जग्गी जी महाराज को आपने सुना होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बोलते हैं, बोले कि आपने एक प्रकार में घर में उस व्यक्ति के स्वस्थ रहने का बीमा करवा लिया। ये छोटी सी चीज है। और नीम भी फ्री। आप नीम के बारे में अगर कहीं पता करना हो, नीम कितनी महंगी है, तो आपको लगे नीम भी कोई महंगी हो सकती है। हमारे यहाँ पंजाब में बोलते थे कि तोतियां बाग बथेरे, मैंने तोतों के लिए बाग बहुत होते, नीम का ना मान करना, इन्हें नीम का अहंकार मत करना। एक महिला तोते को उड़ा रही थी, अरे बोले हमको तो बहुत बगीचे मिल जाएंगे, तुम नीम के लिए मत अकड़ दिखाना अपनी, हम छोड़ के जा रहे हैं। परंतु अजा डायरेक्टर इन टेक्निकल, ये आप डिक्शनरी में शब्द करना कि जो नीम की निमोली होती है उसका जो रस निकालते हैं, उसको अलग अलग प्रकार से फिर छोटा रूप में बनाते हैं, उसका सार निकालते हैं, उसका नाम है अजा डायरेक्टर इन टेक्निकल, जो कि 1 लाख रुपए किलो के हिसाब से विदेशों में हमेशा मांग बनी रहती है। और उसका सोर्स सबसे ज़्यादा किसी भी गोरे मुल्क के अंदर नहीं है, किसी भी ठंडे मुल्क नहीं है, वो भारत जैसे देशों में ही पैदा होता है। नीम आपने देखा होगा हिमाचल के अंदर भी नीम नहीं होता, नीम जैसे पौधे होंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आसपास में है, चाहे वो गौ माता, चाहे वो तुलसी, चाहे वो गिलोय, अरे बहुत कुछ सबक तो हमको सिखा दिया है कोरोना ने। लेकिन ये कोरोना का सबक, कोरोना का डर जाते ही ना खत्म हो जाए, उसका जो सबक सीखा है, घर घर के अंदर हमने शहद को इस्तेमाल करना शुरू किया था। बहनों, अगर आपने इतना काम घर में करना शुरू कर दिया तो हमारा कार्यक्रम करना सफल, आपका यहाँ आना सफल, और परिवार में आगे सुख समृद्धि निश्चित रूप से आएगी। इतनी बात आज गांठ बांध लेना और बाकी लोगों को भी बताना शुरू करना। यहाँ जो पुरुष वर्ग आया है, कल से जो विचार विमर्श चल रहा है, उसमें छोटा सा प्रयोग अगर आपने कर लिया तो स्वदेशी का बहुत बड़ा काम कर देंगे, आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा काम कर देंगे। जो गांधी के सपनों का भारत था वो साकार हो जाएगा। आज देखिए, सरकार की मजबूरी हो सकती है, कंपनियों की मजबूरी हो सकती है,
किसी भी शहर के अंदर चले जाओ पुराने, तो आपको एक महल पुराना बनेगा, उसमें बताया जाए कि ये महल जो बना था ना, राजा का महल तो उधर था, एक बार बहुत अकाल पड़ गया था, एक बार बहुत संकट आ गया था, लोगों पे काम करने को कुछ नहीं रहा था, तो राजा ने सबको कहा जो यहाँ मजदूरी करेगा शाम को उसको अनाज मिलेगा, शाम को उसको पैसा मिलेगा। तो सारी पब्लिक की बेरोजगारी दूर करने के लिए उस संकट काल में वो महल बनवाए जाते थे, कंस्ट्रक्शन की जाती थी। अब आप देखिए जितने बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, उसमें व्यक्ति कम काम करते हैं, मशीनें ज़्यादा काम करती हैं। अंग्रेजी में एक शब्द होता है, इसको जॉब लेस ग्रोथ। मैं जब 7वीं क्लास में पढ़ता था तो स्कूल से आते हुए रास्ते में एक स्टेडियम था, वहाँ बहुत भीड़ थी। तो उसमें बताया कि एक हंसराज वायरलेस नाम का वैज्ञानिक है जो बड़े बड़े प्रयोग विज्ञान के दिखाएगा, और उसमें एक आना का टिकट लगा हुआ था। हम जैसे बच्चों के पास कहाँ था, तो हम इधर उधर से रास्ता ढूंढते रहे, अंत में एक दीवार फांद के अंदर घुस गए। लेकिन उस 7वीं क्लास में जो देखा था उसकी एक बात ने कहा ये मशीन है। मुझको बहुत शर्म आती थी, आदमी सामने खड़ा होता है और दूसरा आदमी पॉलिश करता है, मुझको लगता था पॉलिश नहीं करवाने चाहिए। तो मैंने बड़े खोजबीन करके एक मशीन बनाई जिसमें पॉलिश हो जाती है जूतों में। और फिर मुझे लगा महात्मा गांधी हमेशा हरिजनों की तरफदारी करते हैं, तो उनका सम्मान होना चाहिए, इसकी बात करते हैं। सिर के ऊपर कूड़ा नहीं उठाना चाहिए, इसकी बात करते हैं। मैं महात्मा गांधी जी को ये दिखाता हूँ, वो बहुत खुश होंगे कि आपने मोची भाइयों का सम्मान बना लिया। अब वो मशीन ले लेंगे और जूता पॉलिश हो जाएगा, उसको हाथ से नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे महात्मा गांधी जी को बताया, उसने कहा इसको उठा के समुद्र में फेंक दो। बोले क्यों? अरे बोले ये एक मशीन 25 आदमियों का काम करेगी, 25 मेरे गरीब भाइयों का रोजगार खत्म होएगा। अभी तो देश के अंदर किसी के पास कोई काम नहीं है, और बैंक का भी कर्जा देना है, तो वो फैक्ट्री नहीं लगा सकता, वो दुकान नहीं खरीद सकता, फल के लिए पैसे नहीं होगा। उसके पास एक गारंटी है कि 10 रुपए का एक मैं ब्रश लेके आऊं और 10 रुपए की पॉलिश लेकर के दिन में पॉलिश करता करता भी शाम तक मैं अपने परिवार की रक्षा कर लूँगा। अरे ये जो काम बचा है तुम उसको भी खत्म करना चाहते हो। गांधी जो हम कहते हैं बार बार, कोई बोलता है कि पाकिस्तान ना बनता अगर गांधी जी नहीं होते। ये सारी बातें सत्य हैं असत्य है वो अलग विषय है। गांधी जी का योगदान इस विषय में ज़्यादा है कि उन्होंने गरीब से गरीब आदमी का रोजगार रह जाए, इसके लिए चिंता की। और इस समय आप किसी प्राइवेट स्कूल के अध्यापक को पूछ के देखना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका पत्थर दिल है ना वो पिघल जाएगा। प्राइवेट स्कूल का अध्यापक, उसको पूछे तेरा गुजारा कैसे चल रहा है? तो ठीक चल रहा है। गुरुजी का तो शिक्षक दिवस था। बोले शिक्षक तो है, शिक्षार्थी नहीं है। स्कूल मेरा बंद है। ऑनलाइन बच्चे पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं, लेकिन वो पैसा नहीं देते। कई लोग तो बेचारे फिर उसके बाद नोट्स बना के घरों में दे आते हैं। अरे जब पैसा मांगते हैं तो कहते हैं कि हमारे पिताजी की नौकरी 8 महीने से नहीं लगी है, काम नहीं है, आपको देंगे गुरुजी। तो एक बहुत बड़ी संख्या अध्यापकों की, बहुत बड़ी संख्या जो फूल बेचने वाले, थोड़ा सा खुल गया मौसम, ऐसे लोगों की थी जो बिल्कुल बेरोजगार हो गए। इनकी चिंता कौन करेगा? तो गांधी जी का चित्र आए तो उसकी चिंता करना। विवेकानंद का चित्र आए तो उन्होंने दरिद्र नारायण कहा है उसको, कि जो गरीब आदमी है नारायण है, इसकी चिंता हमको करनी है। अगर दीनदयाल उपाध्याय जी का आपको चित्र घर में लगा हुआ है तो उन्होंने हमेशा कहते थे हर खेत को पानी देंगे और हर हाथ को काम देंगे। आज काम नहीं है।
अब ये सरकार का दोष नहीं कह सकते, कोरोना का हो सकता है, लेकिन इसमें समाज को भी करना पड़ेगा काम। और वो काम ये है कि लोगों के पास कुछ ना कुछ रोजगार हो जाए। अभी जगह जगह पर युवा आत्महत्या कर रहे हैं, उसको दिखता नहीं है। मैंने इंजीनियरिंग कर ली है, नौकरी नहीं मिलती, मैंने फला चीज कर ली है, मुझको नौकरी नहीं मिलती, और धीरे धीरे भय बैठ जाता है, नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है। एक CMI नाम की संस्था है, गोपाल व्यास जी हमारे परिचित हैं, वो हर 3 महीने बाद एक सर्वे निकाल देते हैं, इतनी करोड़ नौकरियां कम हो गई, इतनी करोड़ नौकरियां कम हो गई। तो उसको पढ़ करके दिल बैठता है, परंतु उसमें एक उपाय है। वो क्या कि स्वदेशी जागरण मंच ने एक अभियान लिया है। हर हम कॉलेज में जाते हैं और जाके बच्चों से पूछते हैं MSc के कौन हैं, MA के कौन हैं, M.Com के कौन हैं, लड़कियां लड़के। फिर हम पूछते हैं कि आप में से कौन कौन है जो पढ़ते पढ़ते साथ में कमा भी रहा है। अर्निंग वाइल लर्निंग। अभी 7 दिन पहले गुरुग्राम विश्वविद्यालय है, गुड़गांव में ही द्रोणाचार्य जी के नाम से है, तो वहाँ 200 विद्यार्थियों का समूह था, उसमें अध्यापक भी थे। अभी भी वो खुला था, यानी कि कोरोना के बाद उन्होंने खोला। ये प्रश्न हमने किया तो एकदम से लाइटें बहुत ज़्यादा थी, पीछे दिखाई नहीं दे रहा था, आगे आगे 7 हाथ खड़े हुए। हमने 7 को बुला लिया, क्या करते हैं? तो उसने कहा कि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। लड़की ने कहा 7,000, किसी ने 8,000, किसी ने कोई ब्यूटी पार्लर का काम शुरू किया घर में भी। एक लड़की ने बोला कि मैं 22,000 रुपया लगभग एवरेज कमा रही हूँ। क्या करती हूँ? मैं योग आसन में एक्सपर्टीज कर लिया है और मैं योग आसन महिलाओं को सिखाती हूँ। मैंने बीमारियों के बारे में अध्ययन किया, बहुत अच्छे ढंग से मैं क्लासेस लेती हूँ और लगभग 20 से 22,000 रुपया मैं कमा लेती हूँ। जैसे उसने कहा आप भी उसका हिस्सा बनना, मान लीजिए आप वहाँ बैठे हैं, उसके बोलते ही वाइस चांसलर समेत सबके तालियों की गड़गड़ाहट एक बार आप भी बजा देंगे। अंत में एक सरदार जी खड़े थे, लड़का नौजवान था, तो आप क्या करते हैं? तो उसने कहा कि मैंने 4 लड़कों का ग्रुप बना करके हमने कंपनी स्टार्ट कर लिया है। M.Com पढ़ रहा है, लेकिन साथ में जो विदेशी कंपनियां आज डाटा देती हैं तो उसका एनालिसिस करने के लिए हमने कंपनी बना ली है। तो हमने कहा कितना कमा ले हो? तो उसने कहा कि लगभग 1 लाख से ऊपर ही हमारी कमाई हर महीने की होती है। अरे जो विद्यार्थी स्टेज में पहुंच गए हैं उनको काहे को नौकरी का चिंता होगी? देखिए, जिस लड़के ने ये सोच लिया तब हमने बताया उनको कि दुनिया के अंदर फर्स्ट नंबर का अमीर बदलता रहता है। कभी माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बने, बिल गेट्स बने, कभी उसके बाद गूगल वाले बने, कभी ये जो एक नाम से कपड़ों की कंपनी उसके वाले बने। लेकिन तीसरे नंबर का जो है व्यक्ति वो लगभग बराबर एक रहता है, वारन बुफे के नाम से, और वो इन्वेस्टर है। वो बोलते हैं कि मेरी कारों को कोई गिन नहीं सकता, इतनी मेरे पास कारें हैं। पर जब ऑफिस में मैंने जाना होता है तो मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करता हूँ। मेरे पास कितने भी ड्राइवर हों, जो काम मैं कर सकता हूँ तो मैं दूसरे से तो कराऊंगा, काम मैं खुद करता हूँ। बोले कि मेरी बिल्डिंगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब शादी मेरी होनी थी तब मेरा बहुत सामान्य परिवार था। उस समय जो मकान था मैं आज भी उसी में रहता हूँ। और वो कहता है कि 14 साल की उम्र में मैंने कमाना शुरू कर दिया था, तो 14 साल की उम्र में। लेकिन वो कहते हैं कि मैं जब भी अपने आप को याद करता हूँ तो मुझे लगता है मैंने कमाना लेट शुरू किया था, उससे पहले कर सकता हूँ। आप में से कितने होंगे जब आप विद्यार्थी थे
तो साथ साथ ट्यूशन पढ़ा करके कोई और काम करके कुछ ना कुछ कमाई करते थे। कौन कौन थे? यही जो लोग हैं ना, ये कभी डरते नहीं है। इनको लगता है अरे एक काम किया, दूसरा काम, तीसरा काम। ये इनको बोलते हैं सेल्फ मेड आदमी। भारत में आत्मनिर्भर बनाना ये कहना है प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ी छलांग है, पर वास्तव में भारत तब आत्मनिर्भर होगा जब भारत के लोग निश्चय कर लेंगे, विद्यार्थी निश्चय कर लेंगे, युवा पीढ़ी निश्चय कर लेगी, अरे जब मेरे को नौकरी लगेगी उससे पहले मैं कमाने लायक नहीं, कमा रहा हूँगा। अब आप देखिए बच्चे की शक्ल बदल जाएगी। गाँव में अगर कोई लड़का जो बहुत हमको गर्मी लग रही होती है और हम गाड़ी में जा रहे होते हैं, उसमें कोई दौड़ रहा होता है, पसीने से लथपथ होता है, तो हम गाड़ी रोक लेते हैं। क्या बात, क्यों दौड़ रहे हो? कितनी लंबी दौड़? मैं 12 किलोमीटर, मैं 15 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ, अब मैं दंड बैठक लगाऊंगा। तो हम कहते हैं, आप बताएं आप क्या बनना चाहते हो? क्या आप फौज में भर्ती होना चाहते हो? जी सर मैं फौज में भर्ती होना। जिस दिन बच्चे ने सोच लिया कि मैंने फौज में भर्ती होना है, उसका ज्योग्राफी भी बदल जाती है, घूमने के स्थान बदल जाते हैं, उसकी आगे भविष्य की ओर देखने की माने वही लड़का जो पहले आइसक्रीम खाता था, कुछ और गोलगप्पे खाता था, अब वो चने भिगोए खाएगा, वो अच्छी चीज़ें खाएगा, उसको पसीना नहीं आएगा, उसके उठने का समय बदल जाएगा। और घर में जिस बच्चे ने सोच लिया कि मैं पढ़ाई करते करते साथ में कमाई करूँगा, माता पर निर्भर नहीं होऊंगा, पिता पर निर्भर नहीं होऊंगा, समझो उस बच्चे को ये दुनिया की आज की फालतू की बातें से बदल जाएगा, उससे छुटकारा पा जाएगा। ये काम आप हर विद्यालय में हर जगह कर सकते हैं। ये करने लायक काम है या नहीं है? खुद भी शुरू करना। छोटा सा कभी आप शादी में जाना किसी की, वहाँ जो गहरे लड़के वितरण कर रहे होंगे, उसको बुलाया, क्या नाम है तुम्हारा? बताएगा। क्या करते हो? उनमें से 10 में से आपको 7 लड़के बताएंगे हम BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं। ये जब शादी का मौसम आता है तो हम इतना कमा लेते हैं। यही भारत का भविष्य है। आज उस लड़की को, बच्चों को अपने फोटो लगा के रखना चाहिए जो एक ट्रिप में गया शिमला में और उसको आइडिया आ गया, अरे यहाँ जो मकान होते हैं वो बहुत महंगे हैं, रिच की बात। अगर 2 किलोमीटर दूर चले जाओ तो बहुत सस्ते मिलते हैं। ये उसके दिमाग में आया। वो 15 दिन वहीं रहा, वो लोगों को बताता था, आओ मैं आपको सस्ता दिलवाता हूँ, और उसमें से जो टूर का खर्च था उससे 3-4 गुना ज़्यादा कमा करके जब वापस आया तो कोटा में पढ़ता था, तो उन्होंने कहा ये आपकी रायगढ़ का है, रायगढ़ का लड़का। उसने इंस्टीट्यूट के मालिक ने कहा हम आपको निकाल रहे हैं। मैंने बोले वो बताना ही आया था क्या? वो मेरी प्लेसमेंट हो गई। बोले आपको क्या मिला है? क्या बोलते हैं उसको, वो जो पैकेज। बोले कि ये 15 दिन का 40,000। और सर आपकी कुल बिल्डिंग की जो है ये 25 करोड़ से ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है, मैं 3 साल के अंदर इससे ज़्यादा बड़ी कमाई कर लूँगा। और आप जानते हो उस लड़के को अभी 27 साल का है। हिंदुस्तान के अंदर 1 नंबर की, चाइना के अंदर 6 नंबर की, पूरी दुनिया में 10 नंबर की, जिसको हॉस्पिटैलिटी कंपनी कहते हैं, ये लड़का चलाता है। ये जगह जगह देखते ना ओयो 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 लिखा होता है। ये उस रितेश अग्रवाल जो आपके रायगढ़ का रहने वाला लड़का है, ये उसकी कंपनी की है। और आज उसका जो प्रॉफिट था वो 600 करोड़ के लगभग उस कमा चुका है छोटी सी उम्र के अंदर। लेकिन जब उससे पूछते हैं, बाबा रामदेव के साथ
उसका इंटरव्यू हो रहा था, बाबा रामदेव बता रहे थे, वो बता रहे थे, वो बोले थे कि मेरे को पहली बार कमाई का कैसे लगा कि जब नए नए जियो के सिम आए थे तो कंपनी वालों ने कहा था कि हर सिम बेचने वाले को हम 25 रुपये देंगे। तो मैं कॉलेज में पढ़ते पढ़ते सिम भी साथ बेचते बेचते माता पिता को आश्वस्त करता था, मैं आपसे पढ़ाई का पैसा नहीं मांगूंगा, छोटी बहन की खर्चा मैं चला दूंगा। ये तब से मैंने सीख लिया था। आज ऐसे बालक हमारे हीरो है, ऐसे बालक ही हमारी हीरोइन होनी चाहिए। ऐसा बच्चों के दिमाग में आएगा तो फिर आगे कोई कमी नहीं आएगी। साथियों, ये रोजगार के विषय को हमको समझना, इसलिए आपको कुछ और समझना होगा। तो इस समय जो व्यक्ति 380 एकड़ की जिसकी यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, वहां नहीं रहता, हेडक्वार्टर वहां है, वहां नहीं रहता, वो तमिलनाडु के छोटे से गांव में अपने घर में रहता है। और हिंदुस्तान के जो बड़े उद्योगपतियों में से हेलीकॉप्टर होंगे, लेकिन साइकिल पर स्कूलों में जाता है बच्चों को प्रेरित करने के लिए कि सिर्फ किताबें मत पढ़ो, किताबों के अलावा भी पढ़ो। उस व्यक्ति को नाम आपने सुना होगा, श्रीधर वेम्बू। जब हमारे कार्यालय में आए, इतने सिंपल थे कि उनके साथ 3 लोग थे। तो मैं कभी सोचता कि ये श्रीधर वेम्बू होना चाहिए, कभी ये सोचता रहता। फिर जरा पीछे चल रहा था विनम्रता से, तो उसने कहा माई सेल्फ श्रीधर वेम्बू। और जब कार्यालय में मैंने कहा ये सुंदरम जी हमारे यहाँ रहते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं यही रुकूंगा। और इस कार्य समिति की बैठक के अंदर वो हमारे हिस्सेदारी भी करेंगे। उनके छोटा भाई और वो यही काम में लगे हुए हैं कि भारत के छोटे छोटे दुकानदार किस प्रकार से काम बने। और वो +2 के लड़कों को लेता है, उसी को ट्रेनिंग कराता है। वो कहते हैं मत फैक्ट्री में आओ, गांव में रहो, वहीं ऑनलाइन काम करो, और एक प्रकार का वैज्ञानिक जैसा उनको बना देता है। आज वो हमको ऐसे रोजगार देने वाले व्यक्तियों की जरूरत है। और जिसने बंधन बैंक बनाया चंद्रशेखर जी, ये सब लोगों को हमने कई बार संपर्क किया। कभी 23, 24 और 25 सितंबर को 3 दिन 2-2 घंटे का हम कार्यक्रम करेंगे। ये सब महानुभाव उसमें आएंगे। एक लड़की जिसने कोर्स कर लिया ब्रूरी का, ब्रूरी जानते हैं ना, ये शराब जो बनाने का, बियर बनाने का, क्योंकि पिताजी उसके इसी लाइन में थे। और पिता ने लाख बार समझाया, बेटी ये लड़कियों का काम नहीं है, इसमें सारे प्रोफेशन में लड़के हैं। बोले पापा इसमें क्या बात है, आज पैसा कमाना है, मैं भी सीखती हूँ। नौकरी मिली नहीं, अपना काम शुरू हो नहीं सका, सामान्य घर था। एक कंपनी ने उसको नौकरी पे रखा, लेकिन कहा ऐसा हमारी कंपनी पे संकट आ गया है, एफडीआई के नियम बहुत सख्त हो गए हैं, वो कहते हैं भारतीय को पार्टनरशिप करना पड़ेगा, तो कंपनी आपके नाम से होगी। बोले मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले आपको एक कोई जगह दिखानी पड़ेगी, ये मेरी है, वो आपकी होनी चाहिए, उसमें बोर्ड लगना चाहिए कंपनी का। तो जगह तो थी नहीं, पिताजी की कार की गैराज थी, कार बाहर निकालती, उस पर कंपनी का बोर्ड लग गया। और बोला दूसरा काम ये करना पड़ेगा, आपको 10,000 रुपये जमा कराना पड़ेगा। वो पिताजी उधार लेके आए, 10,000 रुपये आया। आज वो लड़की कर्नाटक के अंदर जो उसने कंपनी बनाई है, उसके प्रॉफिट से सारे कर्नाटक के गरीब लोगों का बीमा करवाने का काम, हेल्थ इंश्योरेंस कराने का काम, ये कंपनी की ओर से CSR यानी जो उनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स, उसके अंतर्गत उस प्रॉफिट में से करा देती है। कि वही लड़की थी। आज उन लड़कियों को मॉडल के नाते रखना चाहिए। सौभाग्य से स्वदेशी का अच्छा संपर्क हुआ, और मैं भी नाम नहीं बताता, नाम कोई उसकी बायोकॉन की कंपनी है, कोई आप में से नाम बता सके अभी बता दीजिए, बाद में बताना, नहीं तो अपने दिमाग लगाना, नेट से सर्च करके
नौजवान बहुत अच्छे बैठे हैं। कौन लड़की है जो भारत के आज नामी ग्रामी ऊपर के लोगों में उसकी गिनती होती है और वो इस प्रकार 10,000 रुपया उधार लेकर के काम शुरू कर रही है। तो भारत में ऐसे लोगों के आधार पर काम कर रहा है। आप सबने ये जो स्वदेशी जागरण मंच का दायित्व लिया है, तो हमने हर एक को स्वदेशी चीज प्रयोग करने के लिए कहना है। आपने जो रसोई के अंदर भोजनालय ही औषधालय है ऐसा मान के जो प्रयोग करने हैं, ये तो करने हैं, पर 2030 से पहले भारत में कोई बेरोजगार न रहे, उसके लिए सरकार की योजनाएं बहुत है। उसके लिए लोगों का मन तैयार करना है, उसके लिए युवा को तैयार करना है, उसके मन में ये दिमाग डालना है कि अगर तू नौकरी के पीछे भागेगा तो नौकर बनेगा, और अगर आप अपना काम करने के लिए सोचोगे, जैसा नीतीश अग्रवाल ने किया, जैसा उस महिला ने किया, तो आप नौकरी देने वालों बनोगे, तो याचक नहीं दाता बनेंगे, रोजगार के ज्ञाता बनेंगे। ये बात आपको पसंद आ रही है क्या? आ रही है तो इस बच्चे के दिमाग में जिसमें आपने डाल दिया तो वो परेशान नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंट बन जाएगा, वो नए नए रास्ते निकालेगा। और इसके लिए स्वदेश प्रति व्यक्ति 102 वृक्ष है। एक आदमी है तो उसके ऊपर 102 वृक्ष उनके देश में है। अमेरिका के अंदर लगभग 650 वृक्ष हैं। रशिया जैसे देशों में 3000 और 4000 वृक्ष एक व्यक्ति के हिस्से में हैं। भारत में 22 वृक्ष सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में है। और ये 22 जब बोल रहा हूं तो खुश होने की बात नहीं है। अरे 22 कौन से हैं? वो जब आप दिल्ली से आते हैं और रास्ते में जंगल दिखाई देते हैं, ये वो वृक्ष हैं। दिल्ली में एक आदमी के हर बार कहते हैं, वहाँ की सरकार बोलती है कि हमने 10 लाख वृक्ष लगा दिए, 25 लाख वृक्ष लगा दिए, सामाजिक संस्थाएं हैं, लेकिन जब गिनती गिनते हैं एक व्यक्ति के नाम एक वृक्ष आता है। और जिनको हम हीरो हीरोइन मान के सारा दिन जिनके वीडियो देखते रहते हैं, इनका सबसे बड़ा हेडक्वार्टर कौन सा है? मुंबई। वहाँ पर 4 व्यक्तियों के नाम एक वृक्ष है। 4 व्यक्तियों के नाम एक वृक्ष है। इसलिए अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो हर पानी जो है वो बोतल का खरीदना पड़ेगा। अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो किसान की फसल बहुत कम होगी। अगर पर्यावरण ठीक नहीं रहेगा तो दवाइयाँ खाने के बावजूद भी आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। अगर पर्यावरण ठीक नहीं रहेगा तो ये शुगर, डायबिटीज, इंडिया टुडे ने बहुत बड़ा अच्छा एक विशेषांक निकाला था कि किस प्रकार से मीठा जहर, माने डायबिटीज के बारे में, तो उन्होंने कहा कि डायबिटीज जो लोग कहते हैं मीठा ज़्यादा खाने से नहीं, ये जो छोटे छोटे कण पर्यावरण के अंदर हमारे शरीर में घुसते हैं, ये अंदर के सिस्टम को खराब करते हैं, उसके कारण से भी डायबिटीज होती है। इसलिए पर्यावरण स्वदेशी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन हम केवल पानी बचाओ होना चाहिए, प्लास्टिक हटाओ होना चाहिए, पौधे लगाओ होना चाहिए। इन 3 से ऊपर भी हम नीतियां क्या बन रही हैं, इन सब के रोल से बहुत ज़्यादा रोल किसका है? ये जो आज सारी दुनिया का कचरा, ई कचरा भारत में ला आ रहा है। अरे वो फला कंपनी है, उसने बच्चों को कंप्यूटर दे दिए, हम खुश होते हैं। उनके बेकार पड़े थे, थोड़ी पॉलिश किया, थोड़ा ठीक किया, इधर दिया, 6 महीने में खराब हो गए। उनके यहाँ समस्या है कि इस ई कचरे को कहाँ डाले, वो डाल नहीं पाते हैं, वो भारत में डंप करने के लिए भेजते हैं। और हमारे NGO खुशी खुशी लेते हैं
उसके ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए स्वदेशी जागरण मंच ने एक बहुत अच्छा प्रकल्प खोला है इसी काम के लिए। और दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का एक वाक्य सुन लेना। अभी आप जितने भी लोगों से कहोगे वो कहेंगे अगर विकास होगा तो प्रकृति नहीं बचेगी, और प्रकृति बचेगी तो विकास नहीं होगा। अगर सड़क बनेगी तो वृक्ष कटेंगे। ये सब का एक फार्मूला बैठा हुआ है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कहते ये गलत बात है, सिर्फ ढंग बदलना है। और वो ढंग क्या है? जिसको बोलते थे अगर हम प्रकृति का उपयोग इस ढंग से करेंगे कि उसका विनाश ना हो, इसको बोलते थे कि वो दोहन। यानी अगर हम गाय है, पशु है, उनको खिलाते रहेंगे, दूध निकालते रहेंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनको काट के मार के खा जाएंगे तो फिर प्रकृति का नुकसान होगा। इसमें रास्ता निकल सकता है। अभी गडकरी जी ने एक रास्ता दिखाया। जंगल था और उसमें शेर, चीते सब घूमते थे, लेकिन वो लोगों को बहुत दूर से जाना पड़ता था। तो उनने क्या बनाया? एक ऐसा फ्लाईओवर सा बनाया, शेर चीते चलते रहते हैं, लेकिन आदमी इस सड़क से निकल जाता है। हाँ, कीमत 3-4 गुना ज़्यादा पड़ी उसकी, लेकिन रास्ता निकला। पूरी दुनिया के अंदर तो ये माना जाता है कि जिस जगह से छत बनी होती है, शेर चीते उसमें निकलते नहीं हैं। तो उन्होंने उल्टा किया है, आदमी को सुरंग में से निकाला है, शेर और चीतों को जाने दिया है। परंतु विकास और प्रकृति का रक्षण ये आपस में विरोधी नहीं है, ऐसा दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का था। और दूसरी बात कहते थे कि जब पूरी दुनिया के अंदर भारत का हिस्सा व्यापार के अंदर 33% था। मैंने, आप ज़्यादा जानते होंगे, कितने लोगों ने इसमें पुस्तकें भी लिखी और एंगस मेडिसन की तो बहुत बड़ी रिसर्च है। पूरी दुनिया के अंदर जो व्यापार होता था उस जीडीपी का 33% भारत का हिस्सा होता था। लेकिन तब उस समय की हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमारे यहाँ प्रकृति का कभी नुकसान नहीं हुआ। हमारे कार्यालय के अंदर एक सफाई कर्मचारी है, उसको मैंने कहा दातन तोड़ दे नीम की, तो उसने कहा अच्छा तोड़ देता हूँ। तो छत से तोड़, मैंने वो जो टेढ़ी एड़ी होती है ना लटकी हुई, वो बहुत दांत को खराब करती है, जो सीधी निकलती है ऑफ शूट, वो तोड़। तो वृक्ष से चढ़ने से पहले उसने लेट करके वृक्ष को पठार दिया और फिर ऊपर चढ़ा। तो कुछ मैं समझ नहीं पाया। महीने के बाद फिर मैंने उसको जब कहा कि दातन तोड़ दे, तो उसने बोले अब नहीं तोड़ सकता। मैंने क्या क्यों? बोले कि माता रजस्वला है, यानी अभी ये मौसम जो आया है वो निमोली लगने का आया है, तो माता के बीज है, इस समय वृक्ष पे नहीं चढ़ सकते। अरे मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले हम माली है ना। ये जो जितने भी सपेरे थे, ये जितने भी मोची हैं, ये सब लोग लोक शिक्षक थे। ये आदिलाबाद में जो रविंद्र गुरु जी थे, ये यही सिखाते थे। गाँव के अंदर एक महिला थी और महिला का ये जिसको कुकुर निकल गया था, दर्द बहुत होता था। किसी ने बताया कि ये सपेरा ठीक कर देगा। तो सपेरे को कहा ठीक कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। कर दो। नहीं अब नहीं करूँगा, अगली बार करूँगा। नहीं पैसे लगने, अगली बार करूँगा। अगली बार आया, ठीक करूँ क्या? हाँ। तो उसने झट से एक सांप निकाला और सांप निकाल करके मुंह से खुद पकड़ा और कमर के ऊपर से लपेट करके, और दूसरे आदमी को कहा आप पूंछ पकड़ो। पूंछ पकड़ने के बाद जैसे उसको कहा पूंछ को दबाओ, इधर इसने दबाया, सांप ने जोर मारी, कड़क की आवाज आई, महिला सीधी हो गई। तब उन्होंने बताया कि ये जो सपेरे हैं, ये जो आज एक चैनल है ना बहुत महंगा, कौन सा वाला,
वो जिसमें सांप शेर दिखाते हैं, डिस्कवरी चैनल। डिस्कवरी चैनल से ज़्यादा ये लोग जानते हैं। इन्होंने लोगों के दिमाग में बिठाया था कि ये देवता है, इसको मारना नहीं चाहिए, इसको जंगल में फेंक के आओ, इसका ये लाभ है, इसका ये लाभ है। तो ये लोक शिक्षक थे। कल सौभाग्य से सत्संग चालक जी ने कहा कि आप लोग स्वदेशी में रविंद्र गुरु जी का भी कोई साहित्य रखते हो क्या? नहीं, साहित्य तो नहीं है। बोले वो गांव कैसा होना चाहिए वो बताते हैं। साथियों, हमारे देश में बहुत महापुरुष हैं जो गूगल में नहीं है। हमारे देश में बहुत महापुरुष हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्होंने देश में बहुत बड़ा काम किया है। वैसा स्वदेशी हमको बनाना है। आज हम लोग अपने घर में स्वदेशी प्रयोग हो, हम आस पास के अंदर रोजगार सृजन के लिए एक वातावरण बनाएंगे। 23, 24, 25 सितंबर को जो 3 दिन का सेमिनार होगा, तो हर जिले में एक स्क्रीन लगा करके और 20-25 लोग, जो भी लोग बिठा सकते हैं, वो उन बातों को सुनेंगे और साथ साथ आसपास के अंदर जो लोग स्वदेशी के प्रयोग कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। तो जो मोदी जी आत्मनिर्भर भारत कहते हैं वो बनेगा। अरे किसने सोचा था कि चीन से हमारा व्यापार घाटा कम हो जाएगा? अभी 6 अगस्त को अनुप्रिया पटेल ने जब किसी ने सवाल किया आप लोग चाइना से मुक्त होंगे, चाइना से मुक्त होंगे, लेकिन उसका तो हमारे देश में सामान ज़्यादा आना शुरू किया। उसने पूरी लिस्ट पढ़ के बताई कि 1 साल पहले भारत के अंदर $54 बिलियन का चाइनीज सामान आता था, व्यापार घाटा था, जो हम देते थे और लेते थे। इस साल वो घट करके वो 44 बिलियन, $10 अरब का व्यापार घाटा। ये जो आप छोटा छोटा प्रयास करते हैं और सरकार प्रयास करती है, उसका $10 अरब का घाटा कम हुआ है। इसको और आगे बढ़ाना है, इसको आगे और गति देनी है। तो ये सब प्रयास बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और एक यहाँ के लोगों का आप सब की ओर से मैं धन्यवाद कर देता हूँ कि सुंदर व्यवस्था करके हमारे गोपाल जी बहुत ही योग्य कार्यकर्ता और आपके नेतृत्व में सुशील जी और सबकी टोली ने यहाँ की सुंदर व्यवस्थाएं की है। ऐसी व्यवस्थाओं की है कि इसकी ट्रेनिंग हमें दी है ताकि हम भी अपने अपने स्थान पर ये कार्यक्रम कर सकें। और आज हमारा सौभाग्य भी है कि घासीराम जी विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक जी हमारे बीच आए हैं और बाकी सब भी कार्यकर्ताओं ने अच्छे विषय सुने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय स्वदेशी। बहुत बहुत धन्यवाद कश्मीरी लाल भैया जी का। काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें आपने हमारे साथ साझा की हैं। कार्यक्रम कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आभार प्रदर्शन के लिए मैं गोपाल शर्मा भैया को बोलूँगा, अगर होगा तो आए और आभार प्रदर्शन करें। सबसे कठिन काम होता है आभार प्रदर्शन, ऐसा मेरा मानना है। आभार प्रदर्शन मतलब सब लोगों को हाथ जोड़ के अपनी दाई देना। स्वागत करते समय तो कितना जो उत्साह रहता है, और आभार प्रदर्शन के समय तो थोड़ी थोड़ी दुख तो प्रेरणा रहती है कि आज हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी मातृशक्ति, हमारे प्रिय भाई बंधु हैं, जिनको अभी मैं आभार प्रदर्शन के पश्चात हाथ जोड़ के विदा करूँ। लेकिन परंपरागत जो हमारे यहाँ चला आ रहा है, तो कुछ गलतियों को मैं भी वहन करूं। आदरणीय आलोक जी शकरवाल जी, कुलपति
हमारे श्रद्धेय कश्मीरी लाल जी, हम सबके प्रिय राघवेंद्र जी, बहन शीला जी,